दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एनसीईआरटी सार संग्रह के इस अति महत्वपूर्ण सेशन में। साथियों, एनसीईआरटी सार संग्रह के इस अति महत्वपूर्ण सेशन में आज हम लोग कवर करेंगे जीव विज्ञान के दो अति महत्वपूर्ण टॉपिक, कोशिका और पोषण यानी सेल और न्यूट्रिशन से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न जो है आपके पेपर में डायरेक्ट छपेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए हो सके तो इस वीडियो को 2 बार देखिएगा ताकि इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं आपके दिमाग में छप जाए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो जैव कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को जो है क्या कहा जाता है? पावर हाउस यानी ऊर्जा घर कहा जाता है। याद रखना है, जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? तो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम है क्रेब्स चक्र। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट सेल पाई जाती है? तो लिम्फोसाइट सेल जो होती है वो प्लीहा यानी स्प्लीन में पाया जाता है। किस जीव में लिंग सूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। याद रखना है आपको, प्रश्न में पूछा गया है कि लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। आंसर इज द छिपकली। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? आंसर इज द कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। पिटपिंड यानी कॉप्सस लीटम जो है कहाँ पाई जाती है? तो पिटपिंड जो है अंडाशय यानी ओवरी में पाया जाता है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम सेल के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? एपोप्टोसिस कहा जाता है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए जो है उपस्थित होता है? तो दोस्तों न्यूक्लियस के अलावे हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है। इसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है। कोशिका की पाचन थैली दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। याद रखना है, कोशिका की पाचन थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में जन्म के विभाजन कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। कौन सा पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? आपको बताना है कि कौन सा भाग जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो हाइपरप्लासिया का मतलब होता है कि कोशिका के आकार में वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? हाइपरप्लासिया कहते हैं। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जीन शब्द का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम जॉनसन ने किया था। रिवर्स प्रतिलेखन यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने किया था? तो रिवर्स प्रतिलेखन की खोज टेमिन और बाल्टीमोर ने किया था। जब एक युग्म जीन दूसरी इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब एक युग्म जीन दूसरी इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो इस प्रक्रिया को प्रभाविता कहा जाता है। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य क्या कहलाता है? तो कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? तो जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रोटोप्लाज्म जो है किससे मिलकर बना होता है? तो यह मिलकर बना होता है कोशिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता होता है? तो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है? मदद करता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 46 होती है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की संरचना का घटक होता है? तो कैल्शियम जो होता है वह कोशिका भित्ति की संरचना का घटक होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? तो हरित लवक जो है केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है। दिनाम पद्धति का जन्मदाता कौन है? तो दिनाम पद्धति का जन्मदाता है कैरोलस लीनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो दो पदार्थों के मध्य
पदार्थों का आवागमन जो है जीव द्रव तंतु के से होता है। इस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र यानी स्टोमेटा खुल जाते हैं। आपको बताना है कि किस तत्व के जमा होने के कारण जो है कोशिकाओं में स्टोमेटा खुल जाते हैं, तो वो होता है पोटेशियम के जमा होने के कारण स्टोमेटा खुल जाते हैं। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा जो है गोल्जी कॉय को दिया गया है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसी ने प्रस्तुत किया था? तो प्लाज्मा झिल्ली संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था 1959 में। दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि जो स्पीड है टीचिंग का वो कम लग रहा हो, तो आप इसको 1.25 या 1.50 करके भी देख सकते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? तो इस सेल वॉल की संरचना पारगम्य होती है। विश्व की सबसे छोटी इकाई, तो विश्व की सबसे छोटी जो कोशिका है वो कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा, अभी जस्ट आपने पढ़ा था। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा था, तो बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग का अंडा फिगर में आपने देखिए, ये सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होता है सेरिबेलम के ग्रेन्यूल सेल्स। तो ग्रेन्यूल सेल ऑफ सेरिबेलम जो होता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की जो ये सबसे बड़ी कोशिका है वो अंडाणु यानी ओवम होता है और यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन पर होती है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका तो कौन होती है? तो पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है? तो सबसे बड़ी पादप कोशिका है कार्लेपोटैक्सोफोलिया। कार्लेपोटैक्सोफोलिया जो है सबसे बड़ी पादप कोशिका है। पुरुषों के शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? तो पुरुषों के शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की जो क्रिया है वो अंडवाहिनी में यानी ओविडक्ट में संपन्न होता है। तो साथियों, ये सारे जो प्रश्न थे वो सेल से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये जरूर देखिएगा। अब आते हैं हम पोषण पर। पोषण से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? तो साथियों, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि यानी वृद्धि जो ग्रोथ होता है वो कमी हो जाती है? तो आंसर इज द प्रोटीन। प्रोटीन की अगर कमी होता है तो आपकी ग्रोथ जो है रुक जाता है। प्रोटीन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रोटीन ए का मुख्य स्रोत जो है वो गाजर है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता जो है मूंगफली में होती है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। याद रखना है, शरीर के त्वचा के नीचे जो उपस्थित वसा होता है वह शरीर के ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का काम करता है। शरीर में ऊतकों यानी टिश्यूज का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? शरीर में टिश्यूज का निर्माण जो है प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना गया है। याद रखना है, कौन से विटामिन को हार्मोन माना गया है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? तो आंसर इज द ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो नॉर्मल क्रियाशील महिला के लिए लगभग 45 ग्राम जो होता है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। स्तनपान कराने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर कोई मां जो है स्तनपान करवा रही हैं तो उनको लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता, उनको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता। लार यानी सलाइवा किसकी पाचन में सहयोग करता है? तो सलाइवा साथियों स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। अलसी यानी आप उसे तीसी भी कहते हैं, लिंसिड अंग्रेजी में कह सकते हैं, किसका प्रचुर सोर्स है? अलसी या तीसी जो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स है। ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आपको चाहिए तो लिंसिड या अलसी आप खाना शुरू कर दीजिए। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन की जो क्रिया होती है सबसे ज्यादा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में संपन्न होता है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? मछली को इसलिए सुपाच्य और लाभदायक माना जाता है क्योंकि यह जो है बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण, बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है मछली को सुपाच्य और लाभदायक माना जाता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? याद रखिएगा,
दूध जो है लैक्टोवैसिल्स के कारण जो है खराब हो जाता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एसिडिटी और क्षारीयता अल्कलिनिटी के मध्य संतुलन बनाए रखता है। याद रखना है, शरीर में जो है एसिडिटी और अल्कलिनिटी के मध्य बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? तो फास्फोरस करता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा होती है। अगर आपको आयरन की रिक्वायर्ड है तो पालक खाना शुरू कर दीजिए। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? तो रेनिन जो है आपको दूध को पचाने में सहायक होता है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए का जो भंडारण है वो यकृत में होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो वो प्रोटीन होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों होता है? हृदय रोगी कोई व्यक्ति है तो उसके लिए सेब का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाता है? सेब का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें पोटेशियम का स्रोत होता है, इसीलिए डॉक्टर जो है सेब खाने को। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व भी सम्मिलित होते हैं। तो दूध में क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो होते ही हैं, उसके अतिरिक्त आपको कैल्शियम और पोटेशियम भी सम्मिलित होता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है अल्फा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? साथियों, अल्फा कैरोटीन नामक जो प्रोटीन है वह त्वचा में पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? याद रखिएगा, गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है और वो है ग्लूटेन। ग्लूटेन नामक प्रोटीन जो है गेहूं में पाया जाता है। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। गाय का जो दूध होता है हल्के पीले रंग का क्यों होता है? यह प्रश्न आपसे पूछेगा तो आंसर होगा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध है हल्के पीले रंग का होता है। कैरोटीन, याद रखिएगा वर्ड को। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का जो श्वेत रंग होता है कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो गाय का दूध हल्का पीले रंग कैरोटीन के कारण ही हल्का पीला होता है, और कैसीन के कारण दूध जो है उजला होता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आंवला में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? दोस्तों, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होता है सूरज की किरण। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है? तो विटामिन डी और विटामिन बी1। तो विटामिन डी और जो है विटामिन बी3, माफ कीजिएगा, विटामिन बी3 का जो निर्माण जो है हमारे शरीर में होता है। डी और बी3 ही जो है हमारे शरीर में बनते हैं। अगला है कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? आपका जो स्वप्न होता है, आप रात में सपना देखते हैं तो एक विटामिन जो है उसको अधिक देर तक याद रखने में आपको मदद कर सकता है, वो है विटामिन बी6। विटामिन बी6 अगर आप में पर्याप्त मात्रा में है तो आपका देखा हुआ सपना अधिक समय तक याद रहेगा। आप सब्जियों से मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है? तो सब्जियों से हमें मुख्यतः जो है विटामिन प्राप्त होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो आंसर इज द 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें एमाइलेज की उपस्थिति होने के कारण ही यह पकने पर लंबी हो जाती है। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। इसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन की संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन पौधों में स्टार्च के रूप में होता है, वहीं जंतुओं में ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। याद रखना है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का जो संचयन है, एक्युमुलेशन है, वो स्टार्च के रूप में होता है, और वहीं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। विटामिन क्या होता है? तो विटामिन जो है आवश्यक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। याद रखिएगा, शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक क्या
संश्लेषित कर लिया जाता है, तो वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। कैसिमिर फंक ने पोषक तत्व की खोज की थी। कैसिमिर फंक ने कौन से पोषक तत्व की खोज किया था? तो आंसर इज द विटामिन की। कैसिमिर फंक के द्वारा विटामिन की खोज किया गया था। याद रखें, हो सकता है आपने याद किया होगा कि विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। तो उसका पूरा नाम है उनका कैसिमिर फंक। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन कौन है? तो विटामिन ए से संपन्न खाद्य है गाजर, पौधयकृत तेल, शकरकंद, पालक आदि। ये सब विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ है। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से क्या होता है? साथियों, कई बार प्रश्न पूछा गया है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। शारीरिक वृद्धि व भार में भी कमी होता है विटामिन ए की कमी से। कॉर्निया और त्वचा संबंधी रोग भी होता है विटामिन ए। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालैमिन। याद रखिएगा, साइनोकोबालैमिन जो है विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? साथियों, सिट्रस फ्रूट, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं और आपके घाव भरने के लिए यही विटामिन सी जो है आपको मदद करेगा। याद रखना है, सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे, जितने भी खट्टे फल है उसमें विटामिन सी होता है और घाव भरने में सहायक यही विटामिन सी होता है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये जितने भी प्रश्न है ना साथियों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। किलोसिस नामक रोग जो है विटामिन बी 2 के कारण होता है। किलोसिस नामक रोग जो है विटामिन बी 2 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, थायमीन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन बी 1 का रासायनिक रूप है थायमीन। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? यह प्रश्न तो मान के चलिए कि रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। जल में जो घुलनशील विटामिन है वह है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी को छोड़कर बाकी सब वसा में घुलने वाला विटामिन। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा और स्कर्वी जो होता है वह होता है विटामिन बी 3 और विटामिन सी के कारण। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग जो है विटामिन बी 3 और स्कर्वी, विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम। याद रखना है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। आगे भी हम लोग देखेंगे इसको कि विटामिन और उसके रासायनिक नामों को। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी का सोर्स क्या है? तो सनलाइट। रक्त का थक्का बनाने में कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो वो होती है विटामिन के की आवश्यकता। रक्त का थक्का, अगर आपकी विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है, वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो संक्रमण रोधी विटामिन जो है विटामिन ए को कहा जाता है। किन विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। आपसे प्रश्न में पूछेगा कोबाल्ट जो है कौन से विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन बी 12। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों, अनाज के छिलके में बी1 यानी थायमीन पाया जाता है। भोजन में रेशों का क्या महत्व होता है उसको एक बार देख लेते हैं। साथियों, भोजन में रेशों की अधिकता आपके पाचन में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है और जिसके कारण आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। तो ये साथियों याद रखना है कि भोजन में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड, तो फाइबर्स बहुत जरूरी है आपके फूड में। अगर आप फाइबर्स नहीं खा रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। यहां देखिए दोस्तों साथियों, मैक्रो मिनरल्स की कुछ चर्चा की गई है। कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम। तो ये सारे जो है मैक्रो मिनरल्स हैं और उसके क्या महत्व है यहां एक बार जरूर देख लीजिए। कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम और क्लोरीन, सोडियम एंड मैग्नीशियम, ये दोस्तों याद रखिएगा मैक्रो मिनरल्स है। मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से हैं, ऐसे इस तरह करके प्रश्न आपसे पूछेगा। कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम, ये सारे के सारे जो है मैक्रो मिनरल। कुछ खनिज और उसके प्रमुख स्रोत दिए हुए हैं, उसको देख लीजिए। लोहा का जो स्रोत है वो केला और खजूर में होता है और इसके अलावा लौह तत्व जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है पालक साग में। पोटेशियम जो है वो पालक साग में मिलता है। आपको आयोडीन जो है
आयोडीन युक्त सामान्य नमक भी मिलता है, कैल्शियम दूध और अंडे भी मिलता है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने में से रोकता है? पथरी बनने से रोकने के लिए मैग्नीशियम सहायक होता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है? तो आंवला जो होता है स्कर्वी रोग के उपचार में सहायक होता है। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होनी चाहिए? एक संतुलित आहार में 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/4 कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। याद रखना है 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/4 क्या होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। 3/5 कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए एक संतुलित आहार में। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी मंद बुद्धि और बौना रोग हो जाता है? क्रिटिनिज्म जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों में प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो आंसर इज विटामिन ए। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कौन सी रोग होता है? तो विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी से हो जाता है। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाता है। याद रखना है आपको, विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में क्या अनुपस्थित होता है? कमी होता है, कैल्शियम। तो ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि अर्ली इन द मॉर्निंग सनलाइट लेने के लिए, ताकि आपको विटामिन डी प्राप्त हो और आपके शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो। विटामिन के क्या क्या कार्य हैं वो एक बार देख लीजिए। विटामिन जो है मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया यानी उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये हमें रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम विटामिन क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। वही विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। याद रखना है साथियों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। साथियों, आपको स्रोत और कारिक प्रभाव खुद से पढ़ने हैं। एक बार मैं आपको इसकी कमी के कारण होने वाले रोगों को देख लेते हैं। विटामिन ए अगर आपके शरीर में कमी है तो आपको हो सकता है कॉर्निया और त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, कॉर्निया अफेक्ट करेगा और त्वचा की कोशिकाओं की विकास अवरुद्ध हो जाता है। विटामिन ए के कारण क्या होता है? रतौंधी भी होता है। आगे विटामिन डी के कारण जो होता है साथियों, सूखा रोग होता है। ऑस्टियोमलेसिस बोलते हैं इसको, सूखा रोग। ठीक है, और बच्चों में क्या हो जाता है? वयस्कों में जो होता है ये सूखा रोग हो जाता है और बच्चों में क्या हो जाता है? रिकेट्स। विटामिन ई के कारण, विटामिन ई की कमी अगर है, यानी विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है और इसकी कमी के कारण आपकी जनन क्षमता में कमी हो सकती है। विटामिन के कारण चोट के लगने पर आपको रक्त थक्का नहीं बनेगा, इसलिए विटामिन के की जो मेंटेनेंस है बहुत जरूरी है रक्त थक्का बनने के लिए। साथियों, विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वह है बेरीबेरी। वहीं विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। विटामिन बी3 का नाम है निकोटिनिक एसिड। विटामिन बी3 निकोटिनिक एसिड। विटामिन बी3 निकोटिनिक एसिड। विटामिन बी5 पेंटोथेनिकम। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 बायोटिन। विटामिन बी9 फोलिक अम्ल समूह। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखना है आपको साथियों, विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लाविन, विटामिन बी3 निकोटिनिक एसिड, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 बायोटिन, विटामिन बी9 फोलिक अम्ल समूह और विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन एंड विटामिन सी जो होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। वहीं विटामिन बी3 के कारण पेलाग्रा होता है। विटामिन बी5 की कमी के कारण चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद हो जाना, जनन क्षमता कम, ये सब विटामिन बी5 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी6 जिसे हम पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, इसके कारण रक्तक्षीणता, चर्म रोग और पेशियों में ऐंठन हो जाता है। विटामिन बी7 के कारण चर्म रोग और बालों का झड़ना विटामिन बी7 के कारण होता है। विटामिन बी9 के कारण जो है रक्तक्षीणता और वृद्धि की कमी हो जाती है। विटामिन बी12 के कारण भी रक्तक्षीणता और तंत्र में विकार हो जाता है। विकार तंत्र का नर्वस सिस्टम में विकार जो है विटामिन बी12 के कारण होता है। एस्कॉर्बिक एसिड तो आपने पढ़ा ही होगा। स्कर्वी रोग और मसूड़ों में सूजन जो है और जो ब्लड आता है मसूड़ों में वो विटामिन सी की कमी के कारण यानी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण। विटामिन के का रासायनिक नाम साथियों फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना यानी रक्त को थक्का बनाना होता है तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण भी करना विटामिन के का ही काम है।
तो साथियों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सेल और पोषण से रिलेटेड। इसे 2 बार पढ़ के जाइएगा, प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में यहाँ से बनने